नमस्कार दोस्तों। भारत की टैक्स व्यवस्था में यानी कि टैक्स जो सिस्टम है उसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि 1961 का आयकर कानून अब 2025 के जो नए आयकर एक्ट है उससे बदला जाएगा, जो 1 अप्रैल और 2026 से लागू होगा। लेकिन असली सवाल हमारे सामने ये है कि क्या जो नई व्यवस्थाएं आई हैं वो बेहतर होंगी, क्योंकि या ये ड्राफ्ट के जो नियम है उसके बाद पुरानी व्यवस्था, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है, फिर से फायदे में आ सकती है। आज के इस क्लास में हम समझेंगे नए नियम क्या कहते हैं, पुरानी बनाम नई व्यवस्था में असली फर्क क्या है और आखिर किसे कौन सी व्यवस्था चुननी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। आप सबका मेरे इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के इस इकोनॉमिक के टर्म को, बिग चेंजेस जो इकोनॉमी के टैक्स रूल में होने वाला है, उससे पूरे सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या नई व्यवस्था है, क्योंकि एक ड्राफ्ट के रूप में अभी गवर्नमेंट ने निकाला है यहाँ पर, उसको इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2026 से होगा। तो लोगों को पब्लिश करके पूछा गया है कि आप किस में सहमत करते हैं, आप किस में सहमत हैं, किस में कंफर्टेबल है। पुरानी व्यवस्था में चाहे तो उसको अपना सकते हैं, नई व्यवस्था के साथ चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो हमें समझना है ये व्यवस्था आई कहाँ से, इसका इतिहास को समझें। तो भारत आयकर अधिनियम 1961 से आगे बढ़कर जो है नए आयकर अधिनियम 2025 में की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि इतने वर्षों में यहाँ पर कोई नए आयकर नहीं चेंज किए गए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ चीजें संशोधित की गई थी, लेकिन नए आयकर का रूल ऐसा नहीं आया था जिसे अब 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जो नए अधिनियम आए हैं उनको लागू करने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट आयकर नियम 2026 जारी किया, यानी कि ड्राफ्ट है, इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। अगर जनता उसमें बड़े संशोधन चाहेगी तो वो हो सकते हैं, तो वहां पर जाके उनकी वेबसाइट पे जाके जनता को बताना होगा कि भाई हमें ये चीज़ समझनी है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। फिर इम्प्लीमेंट होना उसको ना होना अलग बात है, लेकिन किया जाएगा। तो ये जो रूल है केवल प्रोसीड्यूरल नहीं है, बल्कि ये जो इसमें जो छूट दी गई है, एग्जम्पशंस दिए गए हैं, जो अलाउंसेस दिए गए हैं, उनकी गणना को भी प्रभावित करते हैं ये रूल्स जो नए आए हैं। तो इसमें बताया जाएगा कि जो लोग पहले अलाउंसेस लेते थे, जो लोग पहले एक्सटेंशंस लेते थे, जो पूरे ड्राफ्ट में बताया जाएगा, तो क्या उसको कंटिन्यू रखा जाएगा कुछ परसेंटेज का ऑफ करके, या नए परसेंटेज के साथ उनकी जो सैलरी बेसिस है उसमें नई चीज़ों को ऐड ऑन किया जाएगा या नहीं। तो यहाँ से पुरानी जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसको अप्रत्याशित बढ़ावा मिलता दिख रहा है यहाँ पर, कि पुरानी व्यवस्था में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है या नई व्यवस्था जो आई है उसमें कंफर्टेबल है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन टैक्सेशन, हमने देखा पुराने समय से जो 1961 से आई थी उसको अब जाके 2026 में पूरी तरीके से नए तरीके से लागू किया जा रहा है। बीच में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं कि इतने परसेंट का आपका, इतने से इतना लाख आप कमाते हैं तो ईयरली आपका इतना परसेंट टैक्स लिया जाएगा, तो उस टैक्स को भी देखेंगे। तो जो ड्राफ्ट आया है जो 2026 का, ये कहते हैं 2025 में जो भारतीय कानून की जो स्ट्रक्चर था, जो उसका बेसिक ढांचा था, उसका आधुनिकीकरण किया गया है। लेकिन जो रूल्स हैं, रूल्स ही कानून को वास्तविक अनुपालन में बदलते हैं। ये नियम क्या तय करते हैं कि जो करदाता है वो रिटर्न कैसे दाखिल करेंगे, इसमें कुछ चीजें क्राइटेरिया बताए गए कि नए तरीके से कैसे चीजें होंगी, कौन से फॉर्म और कैसे भरे जाएंगे, कैसे यूज में आएंगे, कब पैन का इस्तेमाल, जो पैन कार्ड होता है, जैसे पहले होता था कि हर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में भी दिखाना पड़ता था, लेकिन अब कुछ क्राइटेरिया रख दिए गए हैं उसके लिए। पैन और अन्य विवरण देना कब अनिवार्य होगा, यानी कि पर क्यूस्टाइज जो है, आय जो है उसकी गणना कैसे होगी, कौन से दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे, उस दौरान पे जो असेसमेंट है और रिफंड है वो कैसे संभाले जाएंगे। तो ये जो पूरा ड्राफ्ट लाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स लाए गए हैं, ये आयकर नियम 1962 की जगह लेंगे 2026 में। जो लगभग 60 इयर्स पुराना एक ढांचा था उसको रिप्लेस करेंगे, और यही सब जो टैक्स पेयर है उनको प्रभावित करने वाला बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो व्हाट आर द ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026, इसको हमने देखा। टैक्स स्लैब ओल्ड और न्यू यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहले जो टैक्स स्लैब था, जीरो से जो मतलब 2.5 2.5 लाख तक कमाता था उसको पहले एग्जिस्टिंग जो अभी था वो कितना है, आपको एग्जेम्प्ट जो मिलता था, साथ में इनको जो छूट वगैरह मिल जाती थी, या फिर कोते जैसे हाउस अलाइंसेस वगैरह मिल जाते थे, हाउस रेंट अलाइंसेस, तो वहां पर वो देखा गया है, उसमें कोई टैक्स नहीं मिलता दिया जाता था। फिर 2.5 से 5 लाख कमाते तो 5% का टैक्स दिया जाता था, 5 से 7.5 लाख कमाते तो 20% का टैक्स दिया जाता था। लेकिन जो न्यू टैक्सेस रेट आए हैं वो डिफरेंट है। अगर आप इतना कमाते तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख कमाते तो 5% है, और 5.75 लाख तक कमाते तो 10% का टैक्स इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें नया क्या है, ये इतना कम क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें पहले जब ये टैक्सेस लिए जाते थे इसमें आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा छूट मिलती थी, अलाउंसेस मिलते थे और वो एग्जिस्टेंस मिलता था, तो उसके एड ऑन करके यहाँ पर दिखाया जाता था। ठीक है, उसको हटा के फिर यहाँ पर, माफी चाहती हूँ, उसको हटा के फिर यहाँ पर दिया जाता था, लेकिन अब उसको इस तरीके से
दिखाया गया, यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है वो स्लैब दरें कुछ छूट कटौतियां मिलती थी, जो ओल्ड टैक्सेस थे उसमें कुछ छूट वगैरह भी मिलते थे इस दौरान पे। तो क्या था, जैसे हाउस रेंट जो अलाउंसेस होते थे, एलटीओ होता था, बच्चों की शिक्षा भत्ता भी इसके अंतर्गत दिया जाता था, हॉस्टल भत्ता दिया जाता था, दिव्यांगों के लिए परिवहन भत्ता दिया जाता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाता था, जो ये ओल्ड टैक्स रिजाइम है। नई टैक्स जो रिजाइम आई है उसमें टैक्स स्लैब दरें कर दी गई हैं, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो छूट और कटौतियां हैं वो हटा दी गई हैं। टैक्स तो यहाँ पर जो है कि इसको कम कर दिया गया, लेकिन इसमें से अब जो टैक्स वगैरह जो छूट दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, और कह रहे हैं यहाँ पर जो कटौतियां दी जाती थी उसको हटा के यहाँ पर दिखाया गया है। तो सरलता के लिए इसको बनाया गया, ताकि टैक्स प्लानिंग के लिए नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन ना हो चीज़ों को समझने में, इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रिजाइम हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद है ड्राफ्ट नियमों में पुरानी व्यवस्था फिर से क्यों चर्चा में, जो ये ड्राफ्ट लाया गया, रूल लाया गया, उसमें कह रहे हैं कि जो ओल्ड टैक्स जो रिजाइम था उसके बारे में क्यों इतनी चर्चा हो रही, क्योंकि लंबे समय से इसको अनदेखा किया जाता था भत्तों में बड़ा संशोधन करके, ठीक है। तो पुरानी व्यवस्था में कई भत्ते जो है कई सालों तक संशोधित ही नहीं हुए, कोई चेंजेस ही नहीं किए गए पूरे प्लान में, जिससे क्या हुआ, महंगाई के कारण लगभग अप्रासंगिक होते जाए। जैसे बच्चों की शिक्षा भत्ता, आप समझिए उस समय पे जो ओल्ड टैक्स रिजाइम था उसके अंदर क्या कहते थे, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता दिया जाता था, यानी कि 100 रुपए प्रति माह हर बच्चे को दिया जाता था। अगर 2 बच्चे हैं, अधिकतम 2 बच्चों पर 100 रुपए प्रति माह। बताइए कौन सी ऐसी सरकार है जो हर महीने बच्चों की पढ़ाई के लिए 100 रुपए उस परिवार को दे रही है, कोई लॉजिक नहीं है। तो इसको रिप्लेस करके इन्होंने क्या किया, अब 3,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा कर दिया गया, अधिकतम 2 बच्चों के लिए, ठीक है। वार्षिक छूट वहीं 1,200 से बढ़ाकर अब इसको 36,000 प्रति माह पर बच्चा कर दिया गया, जो कि पहले, अब सोचिए 100 रुपए के हिसाब से तो 1,200 रुपए पर बच्चा हुआ ना, इसको अब बढ़ाकर 36,000 रुपए हर बच्चे के लिए कर दिया गया है। तो ये बड़ा चेंजेस है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। हॉस्टल व्यय भत्ता, पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जो बच्चे हॉस्टल में उनको 300 रुपए प्रति माह हर बच्चे देती थी। सोचिए कौन सा ऐसा हॉस्टल है जो हर महीने सिर्फ 300 रुपए फीस लेता है, ऐसा नहीं है ना, तो लॉजिकल नहीं है। तो सोचिए 1961 वाला, वो 62 में जो भी ये इम्प्लीमेंटेशन आए थे उसके बाद अब चेंज कर रहे हैं, तो अब इसको ड्राफ्ट में 9,000 रुपीज पर मंथ पर बच्चा यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो ड्राफ्ट में ये बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एचआरए छूट, मेट्रो की परिभाषा का विस्तार करें तो पुराने नियम जो थे उसमें एचआरए जो हाउस रेंट जो अलाउंसेस थे वो 50% वेतन तक एचआरए छूट केवल 4 मेट्रो शहरों में मिलता था, 50% का एचआरए मिलता था। किन किन शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में। लेकिन अब इसे सभी शहरों में, बाकी के शहरों में 40% ही मिलता था, इनके अलावा जो मेट्रो सिटीज नहीं थे। लेकिन न्यू स्लैब जो आया है उसमें बोला गया है कि कुछ महंगे शहरी केंद्रों को भी मेट्रो के बराबर माना जा सकता है, जैसे कि बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है, अहमदाबाद है। अंतिम अधिसूचना की भी प्रतीक्षा है कि ये भी इम्प्लीमेंटेशन इन पे होगा या नहीं, ये फाइनली 1 अप्रैल 2026 को पता चलेगा। फिलहाल ये ड्राफ्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये इतना, क्योंकि इन शहरों में रियल एस्टेट लागत बहुत ज्यादा है, हमने देखा यहाँ पर रेंटिंग हो, परचेजिंग हो, बहुत ज्यादा है इन शहरों में भी, तो क्यों इन पे 40% देना, इन पे भी 50% दिया जाए, ठीक है। पहले जो पुराने नियम है उनके कारण कर्मचारी बहुत नुकसान में रहते थे। अधिक आचार्य छूट मिलने से क्या होता था, कम कर योग्य वेतन पुरानी व्यवस्था में बने रहेंगे। एचआरए छूट ज़्यादा मिल जाता था तो यहाँ पर जो उनके टैक्सेस जो वेतन होता था उसमें उसको जो है हटा के दिखाया जाता था, लेकिन अब उसके साथ कनेक्ट करके दिखाया जाएगा, इन्बिल्ट करके उसके साथ मर्ज करके दिखाया जाएगा। तो ड्राफ्ट प्रपोजल यहाँ पर ये कहता है, ठीक है। पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, बेसिकली आपको चॉइस दी गई है। आप पुरानी व्यवस्था में रहना चाहते हैं कि जो आपको अलाउंसेस मिले उसे हटाकर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, हटाकर आपको आपकी सैलरी दिखाई जाएगी उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर नई व्यवस्था में, या फिर आप उसको इंक्लूड करके ही टैक्स पे करेंगे पूरी सैलरी को दिखाकर, बस ये चीज बोली जा रही है। तो ड्राफ्ट नियम स्पष्ट संकेत देते कि पुरानी व्यवस्था के जो प्रोविजंस है उन्हें बनाए रखे गए हैं, विस्तृत किए गए हैं और मजबूत किए गए हैं, बस ताकि सिंप्लीफाई हो सके। तो जो नए टैक्स स्लैब है उसमें अनिवार्य रूप से जाने का कोई कंपलसरी नहीं, कोई संकेत नहीं है। तो नीतिगत संदेश क्या है कि चयन जो है टैक्स पेयर को के पास होगा, और इसमें आश्वासन मिलता है कि वेतन भोगी मध्यम वर्ग के हों, आश्रित परिवार वाले लोग हों, संचरित वेतन पाने वाले कर्मचारी हों, उनके लिए यहाँ पर कुछ पॉलिसीज लाई गई है, उनके लिए यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। वो जो रियल टैक्स इफेक्ट है वो पुरानी व्यवस्था फिर बेहतर क्यों हो सकती है, अगर यही सब चीज़ें चलनी है तो पुरानी व्यवस्था को बेहतर क्यों दिखाया गया है। किसे सबसे ज़्यादा इस पुरानी व्यवस्था से लाभ होगा, जो अब नए चेंजेस आ रहे हैं उससे, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो बड़े शहरों में किराए देने वाले लोग हैं, उनको भी फायदा होगा। जब वो अच्छा अर्निंग करे, वो टैक्स स्लैब्स के अंदर आते हैं तो उनको भी इस चीज़ से फायदा होगा। स्कूल हॉस्टल में बच्चे वाले जो परिवार हैं उनको इससे फायदा होगा। भत्तों वाली जो वेतन संरचना के कर्मचारी, उनको फायदा होगा। इन टैक्स पेयर के लिए क्या होगा,
होगा, बढ़ी हुई छूट और कटौतियां मिलेंगी। उच्च स्लैब जो हाई स्लैब्स जो टैक्स पेयर है उनकी भरपाई संभव हो सकेगी। पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुल कर कम हो सकता है, इस कारण से इसको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब कौन सी अब भी नई व्यवस्था पसंद कर सकते हैं, तो जो जैसे अब नई व्यवस्था में कौन आएगा, वो लोग पसंद करेंगे ना जो टैक्स स्लैब के अंतर्गत नहीं आते हैं, या फिर उनको जो अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, या सिंगल रहते हैं उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, तो उनको ये नई व्यवस्था पसंद आएगी। क्योंकि युवा प्रोफेशनल्स को पसंद आएगी, जो अनमैरिड टैक्स पेयर है उनको पसंद आएगा, जिनका घर किराए या फिर बच्चे या बीमा खर्च बिल्कुल भी नहीं है, जो टैक्स प्लानिंग की जगह अब सरलता चाहते हैं, उनके लिए भी ज़्यादा मददगार साबित होगा। बहुत भटकना नहीं पड़ेगा कि इसका टैक्स अलग देना है, ये स्लैब उससे बाहर निकलेगा, इस स्लैब के अंतर्गत हम आएंगे, इस पे कौन कौन से गवर्नमेंट के अलाउंसेस मिलेंगे, किसको इससे बाहर रखा जाएगा, कितनी सैलरी दिखानी, इन पर्चों से बेसिकली बाहर रहना है। ठीक है, पर कुछ प्रमुख प्रस्तावित बदलाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे पैन का यूज, पैन कार्ड जो होता है उसका यूज जो है उसमें उसके कुछ रूल्स में संशोधन किया गया है। जैसे अब छोटे छोटे जो लेन देन होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे ना, उसकी जगह जो पूरा वार्षिक होगा, मतलब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन की जगह जो पूरा ईयरली होगा उसके आधार पर पैन देना होगा, ना कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन पर जो हर महीने हर दिन के होते हैं उस पर नहीं देना होगा। नगद लेन देन जो कैश का ट्रांजेक्शन है, अगर कुल नगद जमा या फिर निकासी 10 लाख या उससे ज्यादा की एक वर्ष में होगी तभी पैन की आवश्यकता होगी, उससे कम लेन देन में नहीं होगी। ठीक है, तो छोटे लेन देन में बार बार पैन देने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। जो आप व्हीकल्स खरीदते थे पहले, जैसे व्हीकल जैसे जो अच्छी श्रेणी के उच्च श्रेणी के मोटरसाइकिल होते थे, उसकी खरीद कीमत 5 लाख से अधिक होने पर ही पैन देना होगा। अगर 5 लाख से कम का कोई वाहन खरीदते तो पैन कार्ड देने की आवश्यकता अब नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो आप जैसे संपत्ति लेन देन अगर करते, मान ली कोई अचल संपत्ति लेन देन, खरीदना, बिक्री करना या उपहार में देना, या ज्वाइंट डेवलपमेंट में अगर 20 लाख से ज्यादा उसका मूल्य है तो पैन कार्ड अनिवार्य होगा, उससे कम का है तो पैन कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। होटल जहां पर आप स्टे करते हैं, कोई अच्छा एक्सपेंसिव 5 स्टार 7 स्टार होटल है जहां पर जो पर डे का बिल अगर 1 लाख भी आ जाता है तो वहां पर आपको पैन कार्ड देना होगा। रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल आदि को भुगतान अगर आप कर रहे हैं तो हर भुगतान जो 1 लाख से ज्यादा होने पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बीमा लेन देन, बीमा कंपनीज के साथ अगर खाता आप खुलवाते हैं, उनसे संबंधित शुरू करते हैं तो पैन देना जरूरी होगा। पहले ये तब आवश्यक था जब वार्षिक प्रीमियम 5,50,000 से अधिक हो जाता था, लेकिन अब इसे इस प्रकार से भी शुरू किया गया। यानी कि समग्र अगर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो जो उच्च सीमा है वो रोजमर्रा के लेन देन में कम बार पैन यूज करना पड़ेगा, और बड़े और जोखिमपूर्ण वित्तीय प्रभाव पर अधिक निगरानी यहाँ पर देने की बात की गई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सरकार नए आयकर कानून 2025 के अनुसार कुछ नए आईटीआर फॉर्म भी ला रही है। इन फॉर्म की सबसे खास बात यहाँ पर क्या होने वाली है, क्योंकि जो पुराने फॉर्म है उनकी जगह अब नई क्रम संख्या और नई संरचना होगी। फॉर्म जो है सरकार के पास पहले से मौजूद जानकारी के बेसिस पर पहले से ही भरे फिल्ड होंगे, ताकि उसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। गलतियाँ इसमें कम होंगी जब पहले से ही फिल होंगे। ठीक है, रिटर्न भरना थोड़ा सा आसान हो जाएगा लोगों के लिए, खासतौर पर व्यक्तियों और छोटे करदाताओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर बनाया गया, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कॉम्प्लिकेशन समझ नहीं आता, पेज नंबर इतना 33 333 जो लाइंस है, 55 लाइंस है, 100 लाइन है, उनको कम करके शॉर्ट किया गया ताकि सिंपल तरीके से भी चीज़ों को समझा जा सके। फॉर्म अब साफ साफ श्रेणियों में होंगे, जैसे व्यक्तिगत आय क्या है, व्यवसाय आय क्या है, पूंजीगत लाभ क्या है, इन सबको बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया होगा, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। यानी कि अब आईटीआर भरना पहले से ज़्यादा सिंपल और थोड़ा जो है व्यवस्थित हो जाएगा बेसिकली। तो की फीचर्स ऑफ द न्यू फॉर्म्स क्या है हमने इसको समझा। क्रिप्टो डिजिटल मुद्रा रिपोर्टिंग की बात करें, तो ये ड्राफ्ट जो आया गया है उसमें क्रिप्टो एक्सचेंज का आयकर विभाग के साथ जानकारी साझा करनी होगी, जिससे जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल जो आपकी संपत्ति है, उसका जो ट्रांजिशन है उस पर भी निगरानी कड़ी हो जाएगी इस बार से। ठीक है, और जो सीबीडीसी आपका केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है, यानी कि भारत की डिजिटल रुपया, जिसको डिजिटल ई रुपए जो है, इसको एक मान्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से भी स्वीकार किया गया है, इसीलिए ब्रिक्स में भी इसको यूज करने की बात की गई है। ठीक है, ब्रिक्स के देशों के बीच में प्रभाव क्या पड़ेगा इससे, डिजिटल जो फाइनेंस है, क्रिप्टो लेन देन है, उसके लिए अधिक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ऑफिशियल टैक्स जो रिपोर्टिंग है उसका भी ढांचा स्थापित हो पाएगा, तो कोई धांधली या फिर कहते हैं कि यहाँ पर कालाबाजारी, या फिर हम कह सकते हैं कोई धांधली इस प्रकार की नहीं होगी, कोई यहाँ पर जो है गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी ताकि सबको उसका लाभ मिले, जो व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी उसका लाभ मिले, कोई थर्ड पार्टी एंट्री नहीं होगी इस बीच में। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े ये जो नए चेंजेस किए गए हैं, ये टैक्स सिस्टम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा? फेसलेस आकलन, यानी कि बिना आमने सामने मिले जांच हो जाएगी, ये नहीं कि बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है या फिर कोई अधिकारी आपसे आके पूछ रहा है। फ्री फील्ड रिटर्न, यानी कि पहले से भरा हुआ ITR होगा तो वो भी समय बचेगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर जांच हो जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन सबमिशंस होंगे, यानी कि अब भटकने की, ऑफलाइन डोर टू डोर जाने की, विंडो करने की जरूरत नहीं है। मकसद क्या है कि कम मानवीय दखल होगा, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा, कम गलतियों की संभावनाएं होंगी और कम झंझट होगी, कम समय लगेगा। तो टाइम कम कंज्यूम होगा, काम जल्दी हो जाएगा। यानी कि अब जो अभी जो नियम, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं, अभी ये नियम फाइनल नहीं हुए। ये 1 अप्रैल को पता चलेगा क्या चीज़ें संशोधित हुई हैं, किन चीज़ों को कंसीडर किया है, किन चीज़ों को नहीं। ये भी ड्राफ्ट पेश किया गया है लोगों के सामने कि देखिए आपके लिए लाया जा रहा है, क्या आप इसमें सहमत हैं? तो ये नियम अभी ड्राफ्ट है। लोग 22 फरवरी 2026 तक अपनी राय वेबसाइट पर दे सकते हैं। इसके बाद CBDT नियमों को अंतिम रूप देकर संभव है कि मार्च 2026 तक लागू कर देंगे। रूल्स और नॉट फाइनल येट, तो अभी इसमें समय है। मतलब आप 22 फरवरी तक अपनी राय दे देंगे तो चीज़ें समय के साथ लागू हो जाएंगी। तो अपनी राय आप चाहें तो गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर, वहाँ पर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे जाके आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आई होप चीज़ों को मैं समझा पाई हूँ, और थोड़ा भी अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से निरंतर मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आते रहें। इस प्रकार से और नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं आप सभी के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिलहाल के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।